दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र जीत गया, केजरीवाल को जमानत मिल गई। इस देश में संविधान का राज है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और केजरीवाल को जमानत मिल गई। सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठे, यानी देश में लोकतंत्र बरकरार है और देश की सर्वोच्च अदालत का यह फैसला है, तो मानकर चलिए कि इस देश में लोकतंत्र जीवित है। लेकिन सियासत से बड़ी कोई परिस्थिति इस देश में होती नहीं है, और वह भी चुनावी राजनीति के इर्द गिर्द। अगर इस देश की कानून व्यवस्था चलने लग जाए तो फिर जान जाइए कि दरअसल चुनाव से बेहतर और शायद सबसे ताकतवर स्थिति कोई दूसरी होती नहीं है। इसीलिए यह एक संयोग है या फिर मौजूदा वक्त की एक ऐसी हकीकत है जिसमें यह देश बार बार हर फैसले को लेकर आंखें मूंद लेना चाहता है। यह आज समझने की जरूरत है। केजरीवाल जेल में थे तो जेल के बाहर शोर मचता रह गया कि केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देते क्यों नहीं है, और वो बतौर मुख्यमंत्री अगर जेल में है तो कल तो कोई भी अपराधी जो आरोपी होगा वह जेल के भीतर जाकर भी अपने पुराने पद पर कायम रहेगा और कोई उसे रोक नहीं पाएगा। यानी जेल में रहते हुए केजरीवाल मुख्यमंत्री और जमानत मिलने के बाद केजरीवाल मुख्यमंत्री के कार्यालय जा नहीं सकते हैं। जी, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। जमानत देते हुए यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच बैठी। उन 2 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया उसमें एक जज ने कहा कि दरअसल सीबीआई की गिरफ्तारी अनुचित थी, यानी जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया वह सही नहीं था। दूसरे जस्टिस ने कहा जी नहीं, वह बिल्कुल सही था। जस्टिस सूर्यकांत अपने फैसले में लिखते हैं कि सीबीआई ने सही तरीके से गिरफ्तार किया। जिन आरोपों के तहत गिरफ्तार किया उसे जो जांच करनी थी वह बिल्कुल सही था। और दूसरी तरफ जस्टिस उज्जवल भुइयां लिखते हैं अपने फैसले में कि जी नहीं, केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरे तरीके से अनुचित थी और यह फैसला सही नहीं था। यानी सीबीआई के कामकाज को लेकर एक जज उंगली उठा रहा है, दूसरा जज उस उठाई हुई उंगली को नीचे झुका रहा है। लेकिन दोनों जजों ने कहा कि इस मौके पर जमानत मिलनी चाहिए। सीबीआई कह रही है कि जमानत नहीं मिलनी चाहिए, सीबीआई की गिरफ्तारी सही है, यह एक जज कह रहे हैं। और वो जज कह रहे हैं कि जज को आश्रय दूसरे जज ने जो कहा है उससे उलट परिस्थिति रखते हुए वो कहते हैं जमानत मिलनी चाहिए। यानी सहमति दोनों जजों की थी, जमानत मिलनी चाहिए। बात यह नहीं है, बात यह है कि दरअसल केजरीवाल को यह चुनावी जमानत मिली है। दिल्ली के सचिवालय में वो नहीं जा सकते हैं जो सीएम का दफ्तर होता है। सीएम के दफ्तर पहुंचकर वो किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं, जो इस दौर में फैसला लेने की जरूरत है शायद दिल्ली सरकार को है। क्योंकि 3 महीने के बाद या कहें मैक्सिमम 4 महीने के बाद दिल्ली में चुनाव होने हैं, तो दिल्ली को भी सजाना और संवारना अपनी राजनीतिक निर्णयों के आश्रय है। कैबिनेट की बैठक लेगा कौन अगर मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जा सकते? यह इस फैसले के आइन में है कि जेल में रहता हुआ शख्स मुख्यमंत्री है और जेल से बाहर आया हुआ शख्स जमानत पर है, और वह चुनावी जमानत पर है क्योंकि 20 दिन का वक्त हरियाणा के चुनाव प्रचार का बचा है। इस 20 दिनों में ऐसा चुनाव प्रचार धुआंधार तरीके से करना है कि हरियाणा की पूरी राजनीति एक झटके में उस परिस्थिति में लाकर खड़ी कर जाए जहां पर एक त्रिशंकु विधानसभा की परिस्थिति बनकर आ जाए। अब इसके घटनाक्रम को एक एक बारीकी के साथ परखना शुरू कीजिए। ठीक 8 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई कर रहा था केजरीवाल की जमानत को लेकर, तो बड़ी लंबी बहस चली। बड़ी लंबी बहस का मतलब यह है कि सुबह से जो बहस शुरू हुई वह दोपहर के भोजन में रुकी और फिर भोजन के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट बैठी और पूरा मौका दिया गया दोनों तरफ के तमाम वकीलों को कि आप अपनी बात को रखिए। सरकारी वकील ने भी अपनी बात रखी और दूसरी तरफ सिंघवी साहब ने भी अपनी बात रखी, जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से केजरीवाल की पैरवी कर रहे थे। और यह माना गया कि लगभग 5 घंटे तक किसी चर्चा के बाद
सुप्रीम कोर्ट अब तो फैसला दे देगा। यह 8 दिन पहले का किस्सा है। उस दिन का किस्सा है जब दिल्ली के भीतर कांग्रेस की बैठक हुई और उसके बाद एक शोर निकल कर आया कि केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के साथ सीटों पर समझौता हरियाणा में करना चाहिए। यह मैसेज जाना चाहिए कि इंडिया गठबंधन एक साथ है और किसी भी राज्य में वो अलग अलग नहीं है। उस मामले को कितना केजरीवाल की पार्टी आम आदमी ने तूल दिया या फिर कांग्रेस ने तूल दिया, उससे ज्यादा बड़ा तूल बीजेपी ने यह कहकर देना शुरू किया। ये कैसे गठबंधन है, ये इंडिया गठबंधन का मतलब क्या है। दिल्ली में लोकसभा के चुनाव में गठबंधन करते हैं और पंजाब में नहीं करते हैं। अब दोबारा ये परिस्थिति आकर खड़ी हो गई कि अब यहां पर गठबंधन करेंगे, वहां नहीं करेंगे। तो ये गठबंधन नहीं है, ये दरअसल आपस में राजनीतिक सौदेबाजी की एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हर किसी की अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की लड़ाई है। ये इंडिया गठबंधन है ही नहीं और इसको लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने अटैक किया। लेकिन उस वक्त तक लगातार ये बात चल रही थी कि राघव चड्ढा बातचीत कर रहे हैं, कभी वो मुलाकात कर रहे हैं जो प्रभारी हैं हरियाणा के बावरिया जी, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, कभी वो केसी वेणुगोपाल से मिल रहे हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं, कभी वो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात हुई, संजय सिंह की भी मुलाकात हुई। संजय सिंह ने भी कहा हाँ हाँ किसी भी हालत में अच्छी बात है, ये मैसेज आया है कि गठबंधन होना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा 8 दिन पहले, ये कहकर कि हम आपके सामने फैसला सुनाएंगे जब सारी चीजें अनुकूल हो जाएंगी। ये अनुकूल होने की परिस्थिति क्या थी, अब इस पर गौर कीजिए। कल आधी रात के बाद यानी जो 11 तारीख की रात थी, 11:25 पर वो लिस्ट आती है कांग्रेस की और उसके बाद दिन जब बीत जाता है, रात 12:20 पर एक और लिस्ट आती है कांग्रेस की और उसके बाद ये साफ हो जाता है कि क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 6 और 7 सीटों पर समझौता आम आदमी पार्टी के साथ हो जाएगा। 6 और 7 सीटें कम थी, 81 सीटों तक की जानकारी 11 तारीख को रात 12 बजे आ गई और 12 तारीख को आखिरी दिन था नॉमिनेशन का और दिन पलटा 12 बजे 12:20 में आई और सुबह होते होते 2 और सीटों की जानकारी आ गई, यानी 88 सीटों की जानकारी अपने तौर पर कल सुबह तक दे डाली थी। अब सुबह तक दी और सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड नहीं था कि आज सुनवाई होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो सुनवाई आज रखी और आज जब सुनवाई शुरू हुई तो कोई वक्त नहीं लगाया ये कहने से कि केजरीवाल को जमानत मिल जानी चाहिए और वह चुनाव प्रचार कर सकते हैं। और अब के लिहाज से समझिए तो 20 दिन का चुनाव प्रचार का वक्त बचा हुआ है। इस दौर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी हो या फिर तमाम जो भी नेता, इवन मनीष सिसोदिया भी हो, वो लगातार हरियाणा में नजर आ रहे थे। इस दौर में वो चुनाव प्रचार करते रहे और इस बात को लेकर लगातार बड़ी ठसक के साथ और मनीष सिसोदिया हो इस बात का जिक्र करते रहे, मैं बाहर निकल कर आया हूं तो गारंटी लेता हूं कि अब केजरीवाल भी बाहर निकलेंगे। और यह माना गया कि दरअसल ये पूरे लोकतंत्र की जीत है। सुप्रीम कोर्ट फैसला करने वाला है और सुप्रीम कोर्ट जब जमानत देगा तो एक डुगडुगी बजेगी कि हां, इस देश में न्यायपालिका बची हुई है। लेकिन न्यायपालिका के निर्णय संयोगवश है या फिर राजनीति से प्रभावित है या फिर एक ऐसी परिस्थिति में आकर इस दौर में फैसले भी टिक गए हैं अदालतों के जो कि इस राजनीति को प्रभावित करें। क्योंकि ये कैसे कोई मान भी सकता है कि आप जेल में मुख्यमंत्री थे और जेल से छूटने के बाद आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप अपने कार्यालय में नहीं जा सकते हैं, अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं, कोई फाइल नहीं देख सकते हैं, कैबिनेट बैठक नहीं बुला सकते हैं, कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है सिर्फ 3 महीने का वक्त है। इन 3 महीनों के बाद नोटिफिकेशन दिल्ली के चुनाव का भी जारी हो चुका होगा। लेकिन हरियाणा की राजनीति में जैसे ही ये बात सामने आती है कि अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का रास्ता अलग हो चला है तो एक झटके में जमानत मिल जाती है। तो क्या राजनीतिक सत्ता जो मौजूदा वक्त में दिल्ली से चलती है और जिसके अधीन सीबीआई, ईडी सभी है, और इस परिस्थिति के भीतर भारत की न्यायपालिका को लेकर खास तौर से प्रधानमंत्री जब चीफ जस्टिस के घर पर पूजा पाठ के लिए पहुंचे उसके बाद से इस देश में जो सवाल उठ रहे हैं
और जो हर कोई उठा रहा है उसमें सत्ता की निगरानी के साथ क्या मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी जाकर खड़े हो गए हैं? क्योंकि इससे पहले इस देश के भीतर में चुनाव आयोग की भूमिका कोई छुपी हुई नहीं है। लोकसभा चुनाव के भीतर की परिस्थितियों को भी अगर आप परखें तो जिस वक्त दिल्ली के भीतर गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हुआ था, लोकसभा का चुनाव था, उस दौर को भी याद कर लीजिए। उस दौर में केजरीवाल को जमानत चुनावी जमानत के तौर पर दी गई थी और चुनावी प्रचार के लिए एक वक्त दिया गया था कि आप इतने दिन तक आपको दिल्ली के चुनाव में वोटिंग होने से पहले प्रचार के दिन तक आपको जमानत दी जा रही है। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनावी जमानत पाते हैं और वो लोकसभा के भीतर भी जब चुनाव हो रहा था तब भी चुनावी जमानत मिलती है। हालांकि उस दौर में इंडिया गठबंधन का समझौता हुआ, दिल्ली में समझौता हुआ और तय हुआ कि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। हालांकि एक भी सीट जीत नहीं पाए, लेकिन उस दौर के घटनाक्रम में यह माना गया कि शायद गठबंधन ना हो, और गठबंधन ना हो तो फिर कोई भी ऐसा रास्ता निकल कर आए जिससे वोटों का बंटवारा, जो बीजेपी के खिलाफ एकमुश्त वोट पड़ते हैं, वो बट जाएंगे। तो जमानत दी गई, चुनाव प्रचार केजरीवाल ने बाखूबी किया। और अगर उस दौर को फिर याद कीजिए, वो तारीख 10 मई की थी, उसके बाद की परिस्थितियों को आप याद कीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि दिल्ली में बाकायदा प्रचार करते वक्त राहुल गांधी ने भी केजरीवाल के साथ मंच शेयर नहीं किया था। जबकि केजरीवाल की रैली चल रही थी, मंच से संबोधन चल रहा था, और दिल्ली में भी राहुल गांधी ने एक रैली की और मंच से संबोधन किया, लेकिन उस मंच पर केजरीवाल नहीं, केजरीवाल की मीटिंग में राहुल गांधी नहीं। सियासत का इस अनूठे खेल में क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के फैसले और जमानत और चुनावी जमानत को जोड़ा जा सकता है? लोकसभा में हुआ। लोकसभा में जब वो बाहर निकले तो 2 ही बड़े बयान उस वक्त केजरीवाल ने दिए थे। पहला बयान था, ये चुनाव में वोट देश के गृहमंत्री अमित शाह के लिए मोदी मान रहे हैं, क्योंकि अब वो इस पद से हटेंगे। ये कयास आज भी लगते हैं राजनीतिक तौर पर। और दूसरी परिस्थिति, उन्होंने कहा था कि इलेक्शन के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, और ये कयास भी आज भी लगते हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर दिल्ली और लखनऊ की तिकड़मों के बीच। और टकराव में वही अमित शाह और वही योगी आदित्यनाथ, और इन्हीं दोनों को लेकर वक्तव्य दिया गया था लोकसभा चुनाव के वक्त जब केजरीवाल बाहर आए थे। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में जो फैसला आया है वो इतने अंतर्विरोधों के साथ है कि लोकतंत्र की जीत हुई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, संविधान बचा रह गया, सीबीआई ठीक तरीके से काम नहीं करती है, सीबीआई ने सबको फंसाया। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर चाहे संजय सिंह की जमानत हो, चाहे मनीष सिसोदिया की जमानत हो, चाहे के कविता की जमानत हो, चाहे विजय नायर की जमानत हो, और अब केजरीवाल की जमानत हो, इन तमाम परिस्थितियों के भीतर का 2 सच तो साफ है। पहला सच, जो पूरा शराब घोटाले थे उसको लेकर सरकार या कहे सीबीआई और ईडी के पास कोई ऐसे पुख्ता सबूत है ही नहीं, ये माना जा सकता है, तो फिर उसने जेल में क्यों रखा? किसी को 5 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को 6.5 महीने। ऐसी परिस्थिति में जेल में रखकर जब उन्हें रिहा किया जाता है तो इसके मतलब मायने उनके राजनीतिक तौर पर फायदे उठाने और राजनीतिक तौर पर घाटा पहुंचाने की ही परिस्थितियां होंगी। क्योंकि डिप्टी सीएम तो मनीष सिसोदिया भी थे, लेकिन वो बाहर जेल से निकले तो उन्होंने डिप्टी सीएम के पद की शपथ नहीं ली। किसने रोक रखा था? क्या जेल से ये आदेश था मुख्यमंत्री का? क्योंकि मुख्यमंत्री ही आदेश देंगे, मुख्यमंत्री यानी केजरीवाल, कि डिप्टी सीएम के पद को आप संभालिए और इस दौर में तमाम राजनीतिक परिस्थितियों को देखिए। लेकिन वह भिड़ गए चुनाव की प्रक्रिया में और उन्होंने माना कि चुनाव से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। और सरकार तो काम कर रही है, चाहे वो आतिशी हो या सौरभ भारद्वाज हो, ये संभाले हुए हैं, दर्जनों मंत्रालय इनके पास हैं। अगर ऐसी परिस्थिति थी तो फिर दिल्ली के भीतर एक ही व्यक्ति को रहना चाहिए, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट और इन सब के बीच एलजी से लड़ाई। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर आज एलजी को भी याद इसलिए कर लीजिए, इससे पहले हम हरियाणा की दिशा में जाएं, एलजी को याद कर लीजिए कि एलजी को पावर नहीं मिलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि चुनी हुई सरकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि एलजी को पावर मिले या ना मिले ये फैसला सरकार करे, केंद्र सरकार करे। पार्लियामेंट में बिल लेकर आए और 24 घंटे नहीं बीते बिल आ गया। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें इस देश के भीतर में चुनावी राजनीति को प्रभावित करने के लिए क्या फैसले लिए दिए जा रहे हैं, और उसके मातहती समझौते राजनीतिक तौर पर जेल के भीतर डालने और जेल के बाहर निकालने के होते हैं।
क्योंकि इस दौर में तो कश्मीर के भीतर भी जो इंजीनियर साहब हैं, जो सांसद हैं, जेल में रहते हुए चुनाव लड़ गए। कल ही एक इंटरव्यू में कह रहे थे, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं चुनाव जीत गया, जनता मेरे साथ खड़ी है और मैंने देखिए उमर अब्दुल्ला को हरा दिया। और अब वो निकलकर बता रहे हैं कि दरअसल कश्मीरियत का मतलब होता क्या है, और जेल से उनकी रिहाई, वह भी यूएपीए में उनकी रिहाई हुई है। वो सीबीआई और ईडी का मामला नहीं है, वो यूएपीए का मामला है। यानी इस देश की देशद्रोही वाली परिस्थितियों के साथ उन्हें जोड़ा गया है, लेकिन चुनावी मौका है तो उनको जमानत मिल गई। यानी इस देश के भीतर में चुनाव के वक्त आपको जमानत मिल सकती है अगर आप सियासी तौर पर उस चुनाव को प्रभावित करने की दिशा में आकर खड़े हो जाएं तो। अब इस चुनावी प्रक्रिया में चूंकि बहुत साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए, आपके ऊपर 4 बंदिशें लगाई जाती हैं, जो अरविंद केजरीवाल पे बंदिशें लगाई गई हैं। पहली बंदिश है, सीएम कार्यालय नहीं जा सकते हैं, यानी बतौर मुख्यमंत्री भी वह मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा पाएंगे, कोई फैसला नहीं ले पाएंगे, किसी फाइल पर आप साइन नहीं करेंगे। दूसरी है कि जो ये जमानत दी गई और ये जो पूरा का पूरा मामला है, इसको आप सार्वजनिक तौर पर नहीं कहेंगे, सार्वजनिक चर्चा नहीं कहेंगे। तीसरी है कि जांच में बाधा नहीं डालेंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। चौथी बंदिश है कि जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे, जांच में सहयोग करते रहेंगे। यही सारी बातें संजय सिंह या मनीष सिसोदिया या फिर के कविता और विजय नायर को लेकर भी कही गई, लेकिन उसमें सीएम पद का जिक्र नहीं, क्योंकि सीएम तो एक ही है। अब यह सवाल है कि इस दौर में आम आदमी पार्टी ने एक के बाद एक जब लिस्ट जारी की और दूसरी तरफ जैसे ही पूरी लिस्ट जारी कर दी कांग्रेस ने, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। अब जरा इतिहास यह भी समझिए कि जब लोकसभा के वक्त जमानत मिली थी तो लोकसभा में इस देश में इंडिया गठबंधन की तरफ से 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ी थी। दिल्ली में 4 सीटों पर लड़ी, एक भी सीट नहीं जीत पाई। हरियाणा में 1 सीट पर लड़ी, नहीं जीत पाई। गुजरात में 2 सीट पर लड़ी, नहीं जीत पाई। असम में 2 सीट पर लड़ी, नहीं जीत पाई। पंजाब में 13 सीटों पर लड़ी, 13 की 13 सीटों पर वहां पर लड़ी, 3 सीट जीत पाई और वहां गठबंधन नहीं हुआ, वहां कांग्रेस अलग लड़ रही थी और आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही थी। और चुनाव प्रचार के केंद्र में अरविंद केजरीवाल खड़े थे, उनकी जेल यात्रा उस प्रचार का मुख्य रूप से वक्तव्य था। ये तमाम परिस्थिति बतलाती है कि पंजाब के भीतर अगर ध्यान दीजिए तो बीजेपी घुसने का लगातार प्रयास करती रही, अकालियों के साथ भी समझौता नहीं हो पाया। ऐसे में उसके प्रयास लगातार थे और उसने एक राजनीतिक जमीन अपने बूते वोटों के परसेंटेज के जरिए बनाई जरूर, लेकिन अब चूंकि विधानसभा चुनाव का मौका है, विधानसभा की परिस्थितियां हैं, तो एक क्षण के लिए हरियाणा की उस राजनीति को जरा सा समझ लीजिए कि आखिर आम आदमी पार्टी की महत्ता हरियाणा के चुनाव में कितनी है और किसके लिए है, और खुद की अपनी राजनीतिक जमीन बनाने का भी एक स्पेस आम आदमी पार्टी के पास है। लेकिन आम आदमी पार्टी 90 सीटों में से ऐसी परिस्थिति नहीं आ पाएगी कि हरियाणा में चुनाव जीत जाए। इस बार सीटों के वितरण को लेकर जो टिकट बांटे गए, उसके बाद बीजेपी में जो विरोध हुआ, जो विद्रोह हुआ, मंत्री छोड़कर जाने लगे, बड़े बड़े विधायक चले गए, बड़ी तादाद में विधायक कार्यकर्ता चले गए। और आज की तारीख में जब जानकारी मिलती है तो पता चलता है कि मंत्री, विधायक और बड़े नेता की संख्या 20 से ज़्यादा है। जो सारे कार्यकर्ता हैं, जो कि एकदम निचले स्तर पर नहीं बल्कि एक मिडिल रैंकिंग के कार्यकर्ता होते, उनकी संख्या तकरीबन 3600 है, जिन्होंने अलग अलग जगहों से छोड़ा, चाहे वो सोनीपत हो, चाहे वह रोहतक हो। ये परिस्थिति बतलाती है कि बीजेपी के भीतर एक हड़कंप थी और कांग्रेस भी का ऐलान नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही किया वैसे ही यहां जमानत मिल गई और फाइनल हो गया कि अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी, बीजेपी अलग लड़ेगी, जेजेपी अलग लड़ेगी, आईएनएलडी अलग लड़ेगी, कुछ निर्दलीय अलग लड़ेंगे, बीएसपी भी अपने तौर पर खड़ी है। ये तमाम बातें निकल कर आ गई सामने। अब देखिए, वहां का राजनीतिक इतिहास इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगभग 36.5% वोट मिले थे और कांग्रेस को मिले थे 28% वोट। लेकिन इन दोनों से हटकर जो दूसरे राजनीतिक दल थे, जिसमें जेजेपी था, उसको मिले 15% वोट, आईएनएलडी को मिले 2.5% वोट, इंडिपेंडेंट्स को मिले लगभग 9% वोट,
बीएसपी को मिले लगभग 4.21% वोट, यानी सब मिला दीजिएगा तो ये लगभग 30% से ज़्यादा चला जाता है। यानी कांग्रेस से ज़्यादा वोट परसेंटेज उनको मिले जो क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर, रीजनल फोर्सेस के तौर पर चुनाव के मैदान में थे और अलग अलग पॉकेट्स में उनको वोट मिलते चले गए। तो इनका परसेंटेज 30.62%, कांग्रेस का परसेंटेज 2.08%, बीजेपी का 36.49%। यानी बीजेपी का एक वोट बैंक है। ये लोकसभा चुनाव में जब आप छलांग मारेंगे 2024 में, तो बीजेपी का परसेंटेज जो वोट सिर्फ 3% गिरा, 36 से वो 33 पर आ गई। कांग्रेस का वोट ऑफ परसेंटेज लोकसभा चुनाव में 8% गिरा, क्योंकि एक सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ रही थी। उसे 20% वोट मिले, उस वक्त 28% विधानसभा में मिले थे। और इन सब के बीच आईएनएलडी, जिसको एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन उसको लगभग 24% से ज़्यादा 24.11% वोट मिला। बीएसपी को लगभग वही वोट परसेंटेज 4.37, विधानसभा में उसको 4.21 मिला था, तो 10% उसको ज़्यादा ही मिला लोकसभा में। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का एक अपना रुख रहता है वहाँ पर। यूं ही नवीन जिंदल की माताजी निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वो जानती हैं कि दरअसल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ हरियाणा के वोटर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने साथ चीज़ों को जोड़ लेते हैं। यानी राजनीतिक तौर पर हरियाणा के चुनाव में रीजनल फोर्सेस का भी अपने अपने पॉकेट्स में बड़ा महत्व होता है, और उस महत्व को तमाम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज छीन नहीं पाती है। ये किसी भी चुनाव में आप परखते चले जाएं। तो मैसेज बहुत साफ है कि जो रीजनल फोर्स के तौर पर बीजेपी और कांग्रेस से हटकर अभी तक थी, चूंकि उनकी साख चली गई, क्योंकि जेजेपी की साख चली गई, जो जेजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में तकरीबन 15% वोट मिले थे, अब उसकी साख जा चुकी है। वो वोट कहां जाएगा? वो बीजेपी के साथ तो नहीं जाएगा, वो कांग्रेस के पक्ष में क्या आ जाएगा, या फिर आम आदमी पार्टी अगर खड़ी हो जाए। आम आदमी पार्टी के जो सुर हैं वही सुर कांग्रेस के हैं। यानी बीजेपी के खिलाफ जाने वाले वोट जो हैं वह आम आदमी पार्टी के हक में जाएं। इसीलिए ये लोकतंत्र की जीत हुई है। इसीलिए सीबीआई पर नकेल कसने वाली होम मिनिस्ट्री, जिसमें अमित शाह खुद मौजूद हैं, जो राजनीतिक तौर पर अपनी तिकड़मों के आश्रय चीज़ों को संवारते और सजाते हैं बीजेपी के लिए, वो सीबीआई को लेकर एक जज ने कह दिया आपकी गिरफ्तारी गलत थी, लेकिन दूसरे जज ने कहा सही। तो आप किसको कैसे कटघरे में खड़ा करेंगे, ये अब आप सोचिए। लेकिन फिर भी फैसला तो दिल्ली में बैठी हुई केंद्र सरकार का है और तमाम इंस्टीट्यूशन पर कब्जा उन्हीं का है। तो निशाने पर राहुल गांधी तो आएंगे नहीं आम आदमी पार्टी के, निशाने पर कांग्रेस भी नहीं आएगी, कोई नहीं आएगा। निशाने पर वही बीजेपी आएगी, जिस बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन 2 हिस्सों में कूद चुकी है। हरियाणा के चुनाव में वो वोट शिफ्ट कहाँ होंगे? और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग परसेंटेज वोट, आईएनएलडी के वोट लोकसभा चुनाव में 24.11%, एक भी सीट ना होने के बावजूद भी, ये बड़ी बात है। और ये मैसेज अपने आप में बहुत बड़ा है कि कांग्रेस अपने तौर पर जितने परसेंट ऑफ वोट नहीं ले गई, उससे ज़्यादा आईएनएलडी ले जाती है, बावजूद इसके एक सिस्टमेटिक तरीके से वोट परसेंटेज। लेकिन अब विधानसभा में तो ये चलेगा नहीं। लोकसभा में तो चूंकि 6 विधानसभा के भीतर में एक लोकसभा आती है, या कहीं कहीं 7 विधानसभा है, चुनाव सीटें हैं, उसके दायरे में एक लोकसभा आती है। तो रीजनल फोर्सेस में आम आदमी पार्टी का उदय हरियाणा में होना तय है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। और बीजेपी का ध्वस्त होना भी एक फैक्ट है। लेकिन बीजेपी का अपना वोट बैंक, वो कितनी भी बुरी से बुरी स्थिति में क्यों ना रहे, उस बुरी स्थिति में भी उसका वोट बैंक अपना 25% के ऊपर ही रहना है, ये भी तय है। तो 25 से 35% के बीच का 10% का जो मार्जिन है, क्या इस बार कांग्रेस अपने मार्जिन को 25 से 35% ले जा पाएगी या नहीं ले जा पाएगी? असल परीक्षा इसी बात की है। और इन परिस्थिति के बीच में अब आम आदमी पार्टी और स्टार प्रचारक के रूप में केजरीवाल आकर खड़े हो चुके हैं। लेकिन केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की राजनीति भी कहती है कि उसको अपना वोट बैंक शेयर बढ़ाए रखना है, क्योंकि अब वो नेशनल पार्टी है। तो राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी के हक में ये पूरा का पूरा फैसला है कि उसकी अपनी राजनीतिक जमीन बनी रहे।
उसके अपने नेता और जो आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल से पहचान है उस पार्टी की, तो वो चेहरा रहेगा और वोट मांगेगा तो वोट मिल जाएंगे। और वो लगातार कहेंगे कि देखिए केंद्र सरकार ने हमें जेल में डाला। और यही सवाल तानाशाही का, नफरत का, तमाम परिस्थितियों में राहुल गांधी भी कहेंगे वहां जाकर। तो दो के निशाने पर एक ही है, एक जेल से निकल कर आया है और दूसरे शख्स को पता नहीं कब जेल में डाल दिया जाए। लेकिन राजनीति इसकी इजाजत नहीं देती है कि जेल में डालने के बाद अगर आपका राजनीतिक कद बढ़ जाए तो आपको जेल में डालना चाहिए, तो नहीं डाला जाता है। इसीलिए ईडी ने जेल में राहुल गांधी को नहीं डाला। लेकिन राजनीति इसकी इजाजत देती है कि जेल में बाहर आने के बाद अगर राजनीतिक तौर पर फायदा हो जाता है सत्ताधारी बीजेपी या कहीं दिल्ली में बैठी सरकार को, तो जेल से बाहर निकाल देना चाहिए। तो आप इस पूरी प्रक्रिया के भीतर कहां खड़े हैं ये आप सोच लीजिए। लेकिन भारत के भीतर पहली बार चुनावी जमानत मिलती है और केजरीवाल जेल के भीतर सीएम, लेकिन जेल के बाहर वो सिर्फ एक प्रचारक के तौर पर, वह भी चुनावी दौर में स्टार प्रचारक जो चुनाव प्रचार करने कश्मीर भी चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।